हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन में मेसोपोटामिया में स्थित मारी नगर के बारे में जानेंगे और हम पश्चारक समाज के बारे में भी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है आपका लेखन कला और शहरी जीवन अध्याय 2 के भाग 4 में। बच्चों, मेसोपोटामिया का जो मारी नगर था वो अपनी सुख समृद्धि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। देखिए, हम बताते हैं। ये फरात नदी है, ये जो आप देख रहे हैं ये फरात नदी है और ये रहा हमारा मारी नगर। तो ये ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, खेती की उतनी अच्छी संभावनाएं नहीं थी। तो मारी नगर चूँकि फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित था, इसके ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का जो अधिकांश भाग था वो भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। बच्चों, पशुचारक जो समाज था वो उसके पास पशु और उनसे बनी हुई चीज़ें होती थी, जिनको बदल कर या जिनके बदले में वो अनाज, धातु के और औजार आदि, चमड़ा, मांस आदि के बदले में ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे आने वाले जो पशु होते थे उनसे जो गोबर प्राप्त होता था, उससे बनी खाद किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा पशुचारक यानी गड़रियों के बीच में कई बार झगड़े हो जाते थे। झगड़ा होने के कई कारण थे। कारण नंबर 1 जो था, प्रथम कारण था गड़रियों के द्वारा अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए किसानों के बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाना। कई बार गड़रिये अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए जब किसानों के खेत के बीच से ले जाते थे तो इससे किसान की फसलों को बहुत नुकसान होता था। ये गड़रिये चूँकि खाना बदोश थे, तो ये कई बार किसानों के गांवों पर हमला भी करते थे और लूटपाट भी करते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक पानी पिलाने के लिए नहीं ले आने देते थे। तो इस कारण पशुचारकों और किसानों के मध्य आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेसोपोटामिया का जो इतिहास है, यदि हम उसको नज़र डालें तो उस पर नज़र डालते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ की जो कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गड़रिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गड़रिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं पर बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। ये जो गड़रिये थे या पशुचारक थे, गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपने भेड़ बकरियों को ले आते थे। ये समूह गड़रिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर वहीं पर बस जाते थे। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन भी स्थापित किया था और शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का जो समाज था, वहाँ की संस्कृति
भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं मारीनगर के बारे में थोड़ी और जानकारी। यह है मारीनगर का राजमहल, जो जिब्रीलियम जो शासक था। जिब्रीलियम शासक हुआ है 1810 से 1760 ईसा पूर्व में, और ये मारीनगर में उनका जो महल था उसको ये दर्शाया गया है। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है, ये आंगन है, ये सभा कक्ष है, यहाँ सभा होती थी। ये भीतर का आंगन है और ये सिंहासन कक्ष है, यहाँ पर राजा जो जिब्रीलियम था वो आसीन होता था। कुआं भी है इसमें। अब हम पढ़ेंगे राजा जिब्रीलियम के महल के बारे में। ये काफ़ी चित्र हैं। ये रसोई घर का चित्र है, देखिए। ये शौचालय और स्नान गृह का चित्र है, और ये जिब्रीलियम का राजमहल। जिब्रीलियम का मारी स्थित राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिब्रीलियम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे, जैसे आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पूरा जो राजमहल है उसमें केवल एक प्रवेश द्वार है। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार ये है। उसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा नंबर 132 में मिलता था, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक भी हतप्रभ हो जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आँख से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब, तेल के पीपे ले आने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। जो एक विशेष की नौकाओं में आता था
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप राशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख भी मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु वहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री थी, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। तो बच्चों, अब हम मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले के उत्खनक की तुलना में अधिक कुशल हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अवलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल से खुदाई का काम लगा सकें। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम का एक छोटे से कस्बे का उदाहरण दिया जा सकता है। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर भूमि पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा को देखें तो उसकी ऊपरी जो सतह को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट, ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियाँ भी मिली जो बुहार कर गलियों में डाल दी गई थी। वहाँ के गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले थे। इसमें इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन कौन से थे ये जानने के संकेत बहुत कम। सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक प्रतीत होता है कि घर में आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया जाता था, सुअर की कुछ हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर के कौन कौन से कमरों पर पोपलार, जो कि एक लंबा पतला वृक्ष होता है, उसके लट्ठों, खजूर के पत्तियों, घास फूस की छतें थी और कौन कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे होते थे। बच्चों, अब हम मेसोपोटामिया की संस्कृति में ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदाय संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए, कविताओं के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमेश ने एन मरकर, जो कि उरुक का शासक था, के कुछ समय बाद उस उरुक नगर पर शासन किया। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमृत की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली।
हार कर गिलगामेश अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिससे उनकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगामेश एक जनजाति योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। मर्मस्पर्शी कहानियाँ, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। बच्चों, 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्गमूल, वर्ग, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी हुई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है, ये जो आपके सामने है। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.41421296 होगा। इसके सही उत्तर 1414211356 से थोड़ा सा ही भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है तो वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का क्षेत्रफल बताइए। इस तरह के सवाल मेसोपोटामिया के लोगों को हल करने होते थे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब जो आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं वो सब हमारा मेसोपोटामिया के द्वारा ही दिया हुआ है। मेसोपोटामियाई लोगों ने हमें समय की गणना करना सिखाया। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारी ने अपनाया था। वहाँ से वो रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में भी यह पहुँच गया था। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए भी मेसोपोटामिया के लोग हिसाब रखा करते थे। मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी अन्य संस्थाओं का अभाव होता, जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते थे और उनकी नकल किया करते थे, जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। ये सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हम उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। बच्चों, अब हम एक पुराकालीन पुस्तकालय के बारे में जानेंगे जो कि एक असीरियाई शासक अश्शुरनिपाल द्वारा बनवाया गया था या स्थापना की गई थी इसकी। तो एक जो पुराकालीन पुस्तकालय था वो एक असीरियाई शासक हुआ है राजा अश्शुरनिपाल, जो कि 668 से 627 ईसा पूर्व तक राजा असीरिया का राजा रहा था। उसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियाँ और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहाँ उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे ही नगर थे जो
पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियाँ, संकेत सूचियाँ द्विभाषी सुमेरी और अक्कदी दोनों ही भाषाओं में पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई की जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी कीलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएँ पढ़ी और समझी जा सकती थी। और असुर नेपाल के आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जाता है। अब ऐसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई थीं। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गईं। प्रतियां तैयार करने वाले उसमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुर नेपाल का भी उल्लेख मिलता है। बच्चों, अब हम बेबीलोनिया के एक सूरवीर शासक नेबोपोलासर के बारे में जानेंगे। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारी ने अपने राज क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरा की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनेट लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चार दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार वाला जो एक अनुष्ठान केंद्र होता था, एक मंदिर जिसको जिगुरात के नाम से जाना जाता था। इसमें इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणतज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। इसकी चार दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणतज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया है, पर मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। इस चतुर्थ भाग में इतना ही। अब अगले भाग में हम आपको अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।